हेलो दोस्तों, मैं तुलसी सर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे हमने स्टार्ट किया था भैया फिजिक्स 95 प्लस सीरीज, तो आज उसका हम अगला पार्ट लेके आए हैं। तो आज हम फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा आज का, वो है, आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण। क्या भैया? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन बना देता है। 5 नंबर में अगर क्वेश्चन बनाता है तो 3 नंबर का डेरिवेशन हो जाता है आपका, और 2 नंबर का न्यूमेरिकल लगा देता है। तो आओ चलते हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण। तो देखो, मान लिया जाए हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है भैया? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश है, और ये इसका क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र हो गया। अब मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है भैया, कितनी लंबाई होती है? टोटल लंबाई 2l लंबाई होती है। तो इसकी जो लंबाई है वो टोटल 2l है। अब देखो इधर ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पे एक बल कार्य करेगा जो वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में होगा। वो कितना होगा भैया? F इक्वल क्यू ई होगा। और इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो इस पे एक बल काम करेगा वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर काम करता है। वो कितना होता है? F इक्वल क्यू ई होगा। तो मतलब दोनों पर जो आवे बल होगा, वो बल का जो परिमाण होगा समान होगा, लेकिन बल का जो डायरेक्शन होगा वो भैया विपरीत होगा। और देखो एक वस्तु पे क्या हो रहा है, मतलब एक किधर बल लग रहा है, एक को कह दिया जाए एक ऊपर बल लग रहा है, एक नीचे बल लग रहा है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है ये अपने अक्ष के परिता क्या करेगी? घूर्णन करेगी। तो मतलब ये अपने अक्ष के परिता क्या करने लगती है? घूर्णन करती है। तो अब चलते हैं, तो आगे हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन इसका समझते हैं। तो समझना भैया, यहां पे देखो प्लस क्यू आवेश हो, तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला जो बल है वो कितना है? तो लिखेंगे क्या हम? प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल तो कितना है भैया? तो आप कह सकते हो F इक्वल क्यू ई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल तो कितना होता है? तो कितना भैया? F इक्वल क्यू ई है। तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो भी कितना है तुम्हारा? F इक्वल क्यू ई होगा। और जो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो क्यू होगा, क्यू ई होगा। लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा है भैया? अपोजिट है। यानी कि अगर अगर मान लिया जाए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है तो उस पर एक ऊपर बल काम कर रहा है, एक नीचे बल काम कर रहा है। तो जब एक ऊपर बल काम करेगा, एक नीचे बल काम करेगा, तो इस पे क्या होगा भाई? ये वैद्युत द्विध्रुव या कोई वस्तु होगी वो अपने अक्ष के परिता क्या होगी? घूर्णन गति करेगी। और जब घूर्णन गति करती है तो इस पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो लिखेंगे हम क्या? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न बल आघूर्ण, उत्पन्न बल आघूर्ण। तो आपने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा बल आघूर्ण का। क्या होता है? बल आघूर्ण इक्वल
बल गुणे लंबवत दूरी। तो क्या होता है भाई, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो आप कह सकते हो, तो बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, बल आघूर्ण इक्वल कितना होता है, तो आप कह सकते हो बल गुणे लंबवत दूरी। तो भैया बल आघूर्ण, अब देखा जाए तो अगर हम बल आघूर्ण की बात करते हैं तो बल आघूर्ण कितना होता है, टाउ होता है। अब यहां पे बल यानी कि F, अगर हम लंबवत दूरी की बात करें, अगर हम लंबवत दूरी की बात करें तो लंबवत दूरी आपकी क्या होगी? तो यहां पे देखो, एक बल ये काम कर रहा है, एक बल ये काम कर रहा है, यानी कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो ये वाली दूरी, अगर हम इस दूरी को मान लेते हैं कितनी है, x होगी, तो यही आपकी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। यानी कि यहां पे जो x है यही क्या है, लंबवत दूरी है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस लंबवत दूरी का मान निकालना पड़ेगा। इस लंबवत दूरी का मान कितना होगा? तो समझो भैया, मान लिया जाए कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये चुंबकीय यानी कि वैद्युत क्षेत्र से ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा की सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और ये वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो यहां पे देखो, ये तुम्हारा थीटा जो होगा ये न्यून कोण कहलाएगा, और न्यून कोण की सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और लंब हो गया तो ये भैया तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और लंब और कर्ण किसका संबंध होता है, साइन का होता है। आप अच्छे से जानते हो कि लंब और कर्ण जो किसका संबंध होता है, तो साइन का होता है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, अगर इसको कोई पॉइंट अगर नाम देना चाहते हो तो आप इसको कह सकते हो ये ए सिरा है इसका, और ये वाला बी सिरा है, और इसको मान लेते हैं कोई बिंदु, मान लेते हैं कोई बिंदु ले लो आप, मान लेते हैं पी ले लेते हैं। तो ये पी अगर हमको निकालना है तो देखो, चूंकि लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो लंब तुम्हारा क्या है, एपी, तो ये लंब हो जाएगा एपी, और कर्ण क्या हो जाएगा, एबी, ये हो जाएगा। तो यहां पे देखो, ये साइन थीटा एपी है कितना भाई, तो आप कह सकते हो एक्स, और एबी कितना है, तो आप कह सकते हो 2l। तो यहां पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, तो हो जाएगा भैया 2l साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो x इक्वल कितना मिल गया भैया, 2l साइन थीटा। तो यहां से बात करते हैं आगे, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, देखो f की वैल्यू हमने निकाल के रखा है, कितना है भैया, क्यू ई। तो यहां पे आप रख सकते हो क्यू ई इंटू एक्स की जगह पे 2l साइन थीटा। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर क्यू ई 2l साइन थीटा। इसी को अगर आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, देखो ई को इधर ले लो, और यहाँ पे क्यू इंटू 2l को एक साथ ले लो, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो हमने क्या किया भैया, क्यू और 2l को एक साथ लिख दिया, और बाकी उसी प्रकार से। तो देखो यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल क्यू इंटू 2l, यानी कि P बराबर जो होता है Q इंटू 2l। यहाँ पे P क्या है, तो इसको बोलते हैं भैया क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर, तो देखो यहाँ पे ये E हो जाएगा, और इसकी जगह पे आप स्मॉल p लिख सकते हो, और इंटू क्या है, साइन थीटा। अगर इसी को लिखना चाहो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। तो ये आ गया भैया फार्मूला हमारा कहेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण। तो याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और ये डेरिवेशन भी आता है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, हमने बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा। अब इसके आगे देखो, थोड़ा सा इसमें हम नोट पॉइंट समझते हैं। नोट पॉइंट से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो चलो देखते हैं। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि, देखो हमने पढ़ा क्या क्या जानते हैं भाई, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये अगर आपसे यहां से ये भी कह सकता है कि अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, क्या भैया, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कितना होगा। तो समझो इस बात को
तो अगर हमको अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के लिए समझो हमको टाउ मैक्सिमम के लिए, तो याद रख, तो अधिकतम बल युग्म आघूर्ण चाहिए, तो टाउ मैक्सिमम के लिए तो याद रखना साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और ये साइन थीटा 1 कब होगा, साइन थीटा 1 कब होगा, जब साइन 90 होगा, यानी कि जब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब साइन 90 होगा तब क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल साइन 90, तो यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो 90 हो जाएगा। तो तुम्हारा जो टाउ मैक्सिमम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप साइन थीटा की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, तो यानी कि ये क्या निकल के आएगा, तो यहां पे निकल के आएगा पीई, क्या निकल के आएगा, पीई। तो ये आ गया आपका अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, यानी कि अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। और यहां से ये डिफिनीशन भी देखो वैद्युत क्षेत्र की पूछ ली जाती है कि अधिकतम बल युग्म के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। तो अगर आप इसके आधार पर इसकी परिभाषा देना चाहते हो तो बहुत आसान तरीका से आप दे सकते हो। जैसे यहां पे हमारे पास क्या टाउ मैक्सिमम है, तो आपको पी इधर ला लो, तो यहां से E इक्वल क्या मिल जाएगा, टाउ मैक्सिमम अपान P, क्या मिल जाएगा, टाउ मैक्सिमम अपान P। अगर हम यदि मान लें कि यदि P बराबर क्या हो भैया, यदि P बराबर 1 कूलाम प्रति मीटर हो, तो 1 कूलाम प्रति मीटर हो, तो तुम्हारा जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां से आप डिफिनीशन बना सकते हो, यहां से आप डिफिनीशन क्या बना सकते हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण, उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एकांक हो, तो वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कह सकते हो भैया कि देख लो यहां पे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कूलाम मीटर होता है भाई, 1 कूलाम मीटर हो, तो वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या आप क्या कह सकते हो भैया, तो इस फार्मूले के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो। क्या एक अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव का अगर भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 1 कूलाम मीटर हो, तो वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आगे देखते हैं। अब आगे हमारा जो होगा, इसी प्रकार जैसे आपसे पूछ लिया भैया न्यूनतम बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, न्यूनतम बल युग्म आघूर्ण। तो सिंपल सी बात है भैया, आप लिखेंगे टाउ मिनिमम के लिए तो जो तुम्हारा साइन थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब साइन थीटा 0 कब होगा, तो याद रखना जब साइन 0 अंश होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब आपका साइन थीटा 0 होगा। तो भैया आपका जो टाउ मिनिमम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आप 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि टाउ जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण पूछता कि अधिकतम बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, यहां से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और इसी के आधार पर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्र अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अब अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। अब ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, ये भी भैया 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कभी कभी देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है इसकी डिफिनीशन भी पूछ लेता है और विशेषताएं भी पूछ लेता है। अगर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं पूछता है, अगर वो 1 नंबर का टॉपिक है तो याद रखना कम से कम 2 पॉइंट तो लिखने ही होते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखना 4 से आप कम लिख के नहीं आओगे, और 4 या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। तो आओ समझते हैं भैया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो याद रखना, समझना भैया कि वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची जाती हैं। और किस लिए खींची जाती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो समझ लो फिर से एक बार, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो आप कह सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो आप कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, तो आप कह सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हीं को बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। अगर हम इनकी विशेषता की बात करते हैं तो और चलते हैं, सबसे पहले इनकी विशेषता समझते हैं। तो विशेषता क्या है, तो समझो, तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से चलकर माइनस क्यू आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से चलकर माइनस क्यू आवेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी कि जो भैया वैद्युत बल रेखाएं होती हैं चलती कहां से हैं, प्लस क्यू आवेश से चलती हैं, तो जाके कहां पे, माइनस क्यू आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो याद रखना कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं। क्या भैया, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इस बात को याद रखना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं, अभी हमने बताया कि भैया प्लस क्यू आवेश से ये चलेंगी और माइनस क्यू आवेश पे समाप्त हो जाएंगी, तो ये बंद वक्र नहीं बना रही हैं। ठीक है, फिर अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगले पॉइंट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर हम मान लिया जाए ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं पे अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे,
जैसे हम वैद्युत बल रेखाओं पर कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ध्यान देना, ये वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करेगी भैया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ये बात को याद रखना, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट याद रखना कि अगर भैया जहां पे वैद्युत बल रेखाएं, जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। मान लिया जाए इन सब की बीच की दूरी क्या है भैया? यहाँ पे क्या है? समान है। तो यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। कैसा होगा? एक समान होगा। तो इस बात को याद रखना कि वैद्युत बल रेखाएं जहां पर उनकी बीच की दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं, तो वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? एक समान होता है। अगर भैया मान लिया जाए कि वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरियां क्या है? असमान, यानी कि जहां पे वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरियां असमान होती हैं वहां का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो याद रखना वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो याद रखना असमान होता है। कैसा होगा? असमान होगा। फिर ये हमारा ये चौथा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट याद रखना, यानी कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरी समान होगी, वहां का वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। और जहां पर दूरियां असमान होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? असमान होगा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमारा क्या है समझो। तो अगला पॉइंट 5वां नंबर, यानी कह सकते हो, देखो समझो, तो जहां पे एक बात को याद रखना कि जहां पे वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरियां क्या होती हैं, यानी कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से क्या है? कैसी है? बहुत दूर दूर है। तो यहाँ का अगर हमको आपको बताना पड़े कि वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तो यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो याद रखना भैया कैसा होता है? तो दुर्बल होता है। कैसा होगा? दुर्बल होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं यहाँ पे पास पास है, तो यहाँ के बाद या इस पॉइंट की बात करें, या इस पॉइंट का नाम देना है तो दे सकते हो आप P और यहाँ पे Q। अगर हम Q की बात करेंगे तो यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा तो याद रखना भैया प्रबल होगा। कैसा होगा? तो याद रखना यहाँ का वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो प्रबल होगा। तो जहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, यानी कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर दूर है तो वहां का वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, और जहां पर पास पास होती हैं वहां का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा छठवां पॉइंट रहेगा। तो छठवां पॉइंट में देखो समझो, इस पॉइंट में जो छठवां पॉइंट है, छठवां पॉइंट भैया याद रखना, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत बल रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके भैया? वैद्युत बल रेखाओं के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं जितना अधिक होगी वहां का वैद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होता है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं जितना कम होंगी वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो याद रखना भैया दुर्बल होता है। अगला अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो याद रखना, मान लिया जाए हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश है तो याद रखना जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस क्यू आवेश से चलकर अनंत पे समाप्त होती हैं। क्या भैया? वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर कहां पे, यानी कि प्लस क्यू आवेश से चलकर अनंत पे क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। ठीक है। अगर मान लिया जाए माइनस क्यू आवेश है, अगर हम बात करें माइनस क्यू आवेश की बात करें तो इधर आप देखिए, तो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम बात करें वैद्युत बल रेखाएं तो याद रखना
अनंत से चलकर, कहां से, अनंत से चलकर माइनस क्यू आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कहां से, अनंत से चलकर माइनस क्यू आवेश पे समाप्त होती हैं। तो ये 8वां पॉइंट हो गया। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस क्यू आवेश से चल के कहां पे, माइनस क्यू आवेश पे समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना कि भैया वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चौथा पॉइंट याद रखना कि वैद्युत जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरी समान हो वहां का वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरियां असमान होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, असमान होता है। पांचवा पॉइंट, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं तो याद रखना वहां का वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, और जहां पर पास पास होती हैं वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है। और अगर हम छठवें पॉइंट की बात करते हैं तो छठवां पॉइंट याद रखना, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत बल रेखाओं के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और सातवें पॉइंट की बात करें तो सातवां पॉइंट में ये याद रखना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस क्यू आवेश से चलकर कहां पे, अनंत पे समाप्त हो जाती हैं। और अगर हम अगले पॉइंट की बात करें 8वां नंबर, तो याद रखना कि जो वैद्युत बल रेखाएं अगर मान लिया जाए माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से चलती हैं और कहां पे समाप्त हो जाती हैं, माइनस क्यू आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक था। तो याद रखना भैया ये जो दोनों टॉपिक हमने पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को याद रखना, और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इस बात को गौर रखना और पढ़ के जाना भाई साहब। तो आज हम बस यहीं तक रखते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और बोलिए सब्सक्राइब करिए हमारे, और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर आप शेयर करिए ताकि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ के जाते हैं आपके दोस्तों को बताइए कि आप इस टॉपिक को पढ़ के जाएं। और ये 100% हम दावा के साथ कह सकते हैं कि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है। इस बात को याद रखिए, आप भूलिएगा नहीं, इसको पढ़ के आप जाइएगा।